हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.3 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्त। ये ऐसा प्रश्नावली है जिससे हर एक बार आपके बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आया है जो ये प्रूव करने के लिए रहता है। तो ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्त, ये जो ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है, तो आज की इस क्लास में मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा आता है, कोई भी मान लीजिए बोलेगा कि रूट अंदर 3 को सिद्ध कीजिए, रूट अंदर 5 को सिद्ध कीजिए, रूट अंदर 7 या कोई भी परफेक्ट संख्या रहेगा, पूर्ण वर्ग इम्परफेक्ट संख्या रहेगा जिसको हमें प्रूव करना होगा कि अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका अपनाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो इसको हम लोग उल्टा मानेंगे। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त? परिमेय संख्या है। तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि जब रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या हम जब इसको मानेंगे तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P बटा Q से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। तो हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q कोई सह अभाज्य, क्या दोस्त? सह अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको बार बार लिखना है, जब भी प्रूव करेंगे तो यही चीज लिखना है। क्या चीज? माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, ये तो लिखना ही लिखना है। तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या कि P और Q जो ऐसी संख्या है जो दोनों एक ऐसी संख्या से कटेगा और वो संख्या क्या है? एक है। मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा? एक होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? एक होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में अब क्या बोल दिया है कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या और इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट अंदर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई Q। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब देखो, ये Q जो है नीचे है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, मतलब ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब रूट अंदर 5 और ये Q हो जाएगा इक्वल टू P। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे दोस्त? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों तरफ अब हम लोग वर्ग करेंगे। तो देखो, रूट अंदर 5 Q है, तो रूट अंदर 5 Q का स्क्वायर जब करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? रूट अंदर 5 Q का हम लोग वर्ग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितना होगा। देखो, P का भी स्क्वायर कर देंगे और इस साइड वाला का भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। देखिए, तो रूट अंदर 5 है और जब रूट अंदर 5 का कोई संख्या है और जब उसका मान लो कि स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्त? स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर का मतलब कि इसी को 2 बार गुना कर देना। तो रूट अंदर 5 को रूट अंदर 5 से गुना करेंगे, रूट अंदर 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो ये इस प्रकार से भी हो जाएगा। और नहीं तो आप ये देखिए कि जब रूट अंदर 5 है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब ये 5 का रूट अंदर 5 का स्क्वायर 5 ही होगा और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल टू इधर बच गया P स्क्वायर। तो देखिए, P स्क्वायर जो है 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 5Q स्क्वायर है इक्वल टू P स्क्वायर है। तो जब Q का एक यहाँ पर देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब मल्टीप्लाई किया गया होगा तो P स्क्वायर का भी एक फैक्टर जो होगा 5 होगा, P स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 होगा, क्योंकि 5Q स्क्वायर जो है बराबर है किसका? P स्क्वायर का। तो जब 5Q स्क्वायर, इसमें एक गुणनखंड जो है 5 आ रहा है, तो P स्क्वायर में भी एक गुणनखंड 5 आएगा ही आएगा। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे P स्क्वायर
5 से पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है दोस्त? विभाज्य है। तो P भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यही बात मैं आपको समझा दूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि 25 है, तो 25 जो है 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो बताओ कि P का जो मान होगा, पी स्क्वायर 25 है तो P का मान कितना होगा? 5। तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। मतलब ये कह रहा है कि पी स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहां से तो एक चीज कंफर्म हुआ कि P का एक फैक्टर 5 है। अब देखिए, अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और P का मान हम लोग कुछ अलग प्रकार के लेंगे जो उसका एक फैक्टर 5 हो, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे P बराबर 5K। अब K की जगह पर L, M, C, P, Q कुछ भी रख लीजिए। P इक्वल टू 5K लेने पर P मत रखिएगा क्योंकि पहले से P यहां पर है। P के अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो P इक्वल टू 5K, तो P के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे दोस्त? 5K इसका मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर। देखिए 5Q स्क्वायर जो कहते हो प्लस, देखिए P स्क्वायर है तो P का मान कितना है? 5K। तो ये रखिए 5K और P का स्क्वायर है तो हमने P का मान तो 5K रखा है, लेकिन स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे बस। देखो ये 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा? K स्क्वायर। 5 से ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। मतलब Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। तो देखो 5K स्क्वायर मतलब सही 5 है, तो Q स्क्वायर की तरफ भी एक 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर है, तो बराबर है तो इधर 5 है तो इधर भी 5 एक होगा। तो इससे क्या होता है कि Q स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है। तो लिखेंगे Q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा? Q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर P का भी एक फैक्टर 5 है और Q का भी एक फैक्टर 5 है, जबकि हमने शुरू में लिखा है कि P और Q कोई सह अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त? सह अभाज्य संख्या। देखो P और Q कोई सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या कि उसका फैक्टर एक, सिर्फ उभयनिष्ठ फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो है एक है। जबकि यहां से क्या सिद्ध होता है? ये दोनों का कॉमन फैक्टर, P का कॉमन फैक्टर 5 है और Q का कॉमन फैक्टर 5 है, तो दोनों का 5-5 हो गया। तो लिखेंगे यहां P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। अतः पांच है, इसलिए हमारी जो मान्यता है, मान्यता विरोधाभास है। क्या है दोस्त? विरोधाभास है। अतः रूट अंदर जो 5 है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्त? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपको प्रूव करना है, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 7 आ जाए। ये पहला नंबर क्वेश्चन था और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इधर बीच में इक्वल टू रहेगा तो इधर आपको एरो जरूर लिखना है, ठीक है ना। बीच में इक्वल टू हो तो इधर आप एरो जरूर लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग शिफ्ट करना सीखते हैं।
दूसरा बहुत आसान है, जितना पहला है उतना ये भारी नहीं है। देखो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने किताब से देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग मानेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। इसको उल्टा मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां क्या होगा, P तथा Q कोई सह अभाज्य संख्या हो तथा Q ≠ 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब Q का मान 0 हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे जब 0 आ जाएगा तो उसका जो हल होता है अपरिभाषित होता है। दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो 3 + 2√5 जो है, 3 प्लस यहां से लिखेंगे प्रश्न से अब देखिए 3 + 2√5 = P/Q होगा। जब ये एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 2 रूट कितना हो जाएगा 5 = P/Q, और ये प्लस में है तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। देखो प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस ये हमने माइनस यहाँ पर लिख दिया। इसको बाटा पे के जोड़ बनाएंगे हम लोग, घटाव बनाएंगे तो Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q से एक बार में कटेगा तो हम P को 1 से गुना करेंगे, P माइनस 1 से ये Q कितना बार में कटेगा, Q बार में। 1 से कोई भी संख्या को हम कटाएंगे तो वो उतना ही बार में कटेगा, तो 1 से हम Q को कटाएंगे तो Q बार में, तो Q को 3 से गुना करेंगे तो ये 3Q हो जाएगा। आपको कुछ घटाना आप जोड़ना नहीं है। अब देखो ये 2√5 है, कितना है दोस्त, 2√5 है, तो √5 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, √5 बराबर बता दो कितना हो जाएगा, P - 3Q और बाटा में Q हो जाएगा। अब 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब बताओ कि इसको हम लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। तो अभी हमने सिद्ध किया है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या ये है तो ये कैसे परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि P - 3Q बाटा में 2Q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु क्या है, परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। और देखो P - 3Q/2Q ये मान लो कि एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के कैसे बराबर हो रहा है, अरे अभी तो हमने सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है तो इसके जो बराबर में रहेगा वो भी अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु यह विरोधाभास है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि √5 एक परिमेय संख्या। अतः
3+2√5 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। और दोस्त यही प्रूव करना है, PROBAD लिख दो। देखो हमने यहां पर सिद्ध किया कि ये एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु यह तो विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो अतः 3+2√5 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखो जब जोड़ेंगे या घटाएंगे अपरिमेय संख्या के साथ तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसको हमने थ्योरी में सिखाया है। तो चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहां पर भी लिखेंगे, अगर शॉर्टकट में इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो जल्दी इसको सिद्ध कर दिया जाएगा। देखो कैसे, माना कि 1/√2 एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्त, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हमको तो उल्टा मानना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, तो अपरिमेय संख्या, और हम उल्टा मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या रहेगा, P तथा Q कोई सहअभाज्य संख्या है। P तथा Q कोई क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा Q ≠ 0 है। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्त, प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब अपरिमेय संख्या है तो आगे इसको बढ़िए, 1/√2 P/Q होगा, क्योंकि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने यहां से माना, तो जब ये मान लिया कि परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। √2 को P से गुना करेंगे तो √2 P हो जाएगा, इक्वल टू Q को 1 से गुना करेंगे तो Q हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोस्त, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अरे अभी पीछे हमने सॉल्व किया है कि √2 है और इसका स्क्वायर कर देंगे, चाहे चलो लिख देते हैं, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा थोड़ा सा के लिए। √2 है और ये P है, इसका हमने वर्ग किया, और ये Q है और इसका भी हमने वर्ग कर दिया। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और P का स्क्वायर करेंगे तो P² इक्वल टू Q का स्क्वायर क्या होगा, Q² होगा। ठीक है, अब वही बात लिखेंगे जो 5 वाला में हमने लिखा है, क्या चीज, कि Q का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, तो Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। मतलब जो Q है, Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यही बात यहाँ पर लिखेंगे, Q² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। यहां से हमने सिद्ध किया कि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, आपको मैंने पहले सिखा चुका है। अब देखो, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि Q बराबर कुछ हम लोग वैल्यू रखेंगे अपने से कोई भी चीज, तो यहां पर लिखेंगे माना Q इक्वल टू 2 के
2k, यहाँ पर 2 रहेगा तो 2k, 2m, 2c ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ अब ये तो रहेगा तो 2p² ही रहेगा, बराबर में q के जगह पर 2k रखेंगे, कितना रखेंगे 2k, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो अब दोस्त बताओ ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 का तो 2, बाकी ये p² है तो p² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और k² है तो k², 2 से ये 2 बार में कटेगा, मतलब p² इक्वल टू कितना हो गया 2k²। तो p² भी क्या है 2 से विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। यहां से हुआ कि देखो जब a प्लस t, देखो a प्लस t 2 है तो p के साइड में भी जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसमें भी 2 आना चाहिए, तभी तो ये बराबर हो रहा है। अरे देखो 2k² है तो इधर 2 1 है ना, तो इसका भी फैक्टर में 2 1 आएगा, एकदम फिक्स है, तभी ये बराबर होगा। तो लिखेंगे p² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो p भी क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। देखो p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब हम लोग देखिए एक चीज छोड़ रहे हैं कि जब बीच में बराबर रहेगा तो इधर एरो नहीं छोड़ना है। p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि q का फैक्टर 2 है और p का फैक्टर 2 है, मतलब दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 है। जबकि हमने वहां पर लिखा है क्या चीज, शुरू में क्या लिखा है कि p तथा q कोई सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब वो सिर्फ एक से ही कटेगा दोनों संख्या, मतलब दोनों का कॉमन गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1। जबकि यहां से क्या होता है कि q तथा p का अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे p तथा q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य की जगह पर यहां पर लिखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हमको लिखना क्या पड़ेगा कि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो p आता था q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया 2 आया, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा, अतः 1/√2 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। और यही दोस्त हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार से हमने यहां तक पहुंचा है। अब मात्र 2 प्रश्न रह गया है, इसको भी हम लोग खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए ये आप क्या कर लीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मात्र इतना में ही है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी 2 जो है बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान है। देखिए अब आगे वाला प्रश्न को हम ला रहे हैं, जो तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा। देखिए वही बात लिखेंगे, ये सिद्ध करना है तीसरा का कौन सा, तीसरा का दूसरा नंबर। तो लिखेंगे माना कि कितना है 7√5 है ना, तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। मान लो कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q कोई सह अभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, हमने माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो सह-अभाज्य गुणनखंड जो इसका होगा वो 1 होगा। ठीक है ना, मतलब इसका HCF 1 होना चाहिए। आज जैसे देखो ना, 4 और 5 ये दोनों क्या चीज से कटने वाला है, ये 4 से और ये 5 दोनों, 4 और 5 दोनों क्या चीज से कटने वाला है, तो वो एक ही संख्या है और उसका नाम है 1। तो 1 से ये क्या होगा, 4 और 5 विभाज्य होगा, मतलब 4 और 5 क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार से p और q एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब जिसका HCF 1 है। ठीक है ना, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, देखिए प्रश्न में अब कितना है, 7√5 ये एक परिमेय संख्या है, तो p बटा q के रूप में लिख दो। ठीक है ना, अब देखो 7 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, मतलब √5 इक्वल टू p बटा में 7q। तो ये तो आसान है कि p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर चुका है। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही बात थोड़ा सा लिखना है, तो आप इसको देख लीजिए। लिखेंगे p बटा में 7/q एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, ये जब इसके बराबर है तो ये मान लो कि एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु हमने तो सिद्ध किया है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर लिया है, तो इसके बराबर में जो रहेगा वो भी अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इस कारण हम लिखेंगे कि विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है। बस यही तो प्रूव करना है, PROVD लिख दो, और दोस्त ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान था ये। बाकी एक रह गया है 6 + √2। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है ना, इसको इरेज कर लिया जाए। एक ही बात लिखना है, क्या चीज, वही बात। ये सिर्फ 7√2 जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर 7√2 लिखा हुआ है, वहां पर अब ये वाला चीज लिखना है, 6 + 6 + √2। तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q कोई सह-अभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। सब में एक ही बात लिखा रहा है। तो बताओ क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से देखो क्या है, 6 + √2 इक्वल टू p बटा q। क्या लिखेंगे, p बटा q। तो देखो √2 बराबर कितना हो जाएगा, p बटा में q है, और 6 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इसके नीचे कुछ ना है तो 1, अरे 6 के नीचे कुछ ना है तो 1 ना है। चलो देखो,
Q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? Q और 1 का एलसीएम Q से ये एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा P माइनस 1 से ये कितना बार में कटेगा? Q बार में। अरे 1 से ये Q बार में, तो Q को 6 से गुना करेंगे 6Q। अब इधर क्या बचा है? रूट अंदर 2। तो ये लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन अभी हमने रूट 2 को सिद्ध किया है कि यह परिमेय संख्या है। तो इस कारण अब इधर तो पहले एरो लगा दो और लिखो कि P माइनस 6Q बाटा में Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो रूट अंदर 2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु क्या लिखेंगे दोस्त? परंतु यह विरोधाभास है, परंतु क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास है, विरोधाभास है कि रूट अंदर 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्यों कुछ कह देगा कि रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, तो कैसे कह देंगे? इसको हमने सिद्ध किया है कि रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे? अतः 6 प्लस रूट अंदर 2 एक, रूट अंदर 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दोस्त ये प्रूफ हो गया। और इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी जो डाउट रहेगा आप कमेंट में डाउट लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में भरसक प्रयास करूंगा कि आपका डाउट को क्लियर कर सकूं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।